नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है। न्यूज 18 अपने दर्शकों से लगातार अपील करता आया है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग जरूर करें, और इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया है। इस आतंकी हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको बता दें कि श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया है। इस आतंकी हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। यानी कि अभी भी वहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार आतंकी गतिविधियां हम जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए भी देखते आए हैं, और अब आतंकी हमला यहां पर किया गया है, जहां पर श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से उन पर हमला किया। और इस आतंकी हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में अक्सर हम इस तरह की आतंकी गतिविधियां देखते रहते हैं और अक्सर कई मुठभेड़ भी हुई है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। और अब आतंकी अपनी मंसूबों को वहां पर सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर ग्रेनेड से हमला किया। 2:40 के लगभग किसी मिस्क्रेंट ने एक ग्रेनेड को जो है एसएसबी का एक पीपी गाड़ी बंकर है यहाँ पर, उसको टारगेट करते हुए एक ग्रेनेड को फेंका, जो कि गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया और उसमें लगभग 2 सिविलियन मामूली रूप से इंजर्ड हुए हैं। श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर ग्रेनेड हमला किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तस्वीरें हैं, किस तरह वहां पर हमला किया गया है। और 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। और श्रीनगर से हमारे संवाददाता रिफत हमारे साथ जुड़ गए। रिफत अब्दुल्ला, और क्या खबर आ रही है रिफत इस पूरी हमले को लेकर? देखिए, 5 जो है लोग घायल हुए हैं इस हमले में। ये ग्रेनेड हमला जो है हरी सिंह हाई स्ट्रीट एरिया में हुआ है और ये टारगेट किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस को, खासतौर से जो सीआरपीएफ और पुलिस वहां पे तैनात रहती है उन पे ये हमला था। और फिलहाल 5 लोग घायल हुए हैं जी। और जो घायल हुए हैं उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल बताया जा रहा है कि माइनर वो इंजर्ड हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और अभी वो जख्मी जो हैं हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। हो सकता है कोई और भी घायल हो, क्योंकि जब हमला होता है उसके बाद स्प्लिंटर्स लग जाते हैं और काफी देर के बाद जो है रिपोर्ट करते हैं वो लोग हॉस्पिटल में। लेकिन इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है, पुलिस और सीआरपीएफ ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन में ले लिया। और इससे पहले भी कई ग्रेनेड धमाके इसी एरिया में हुए हैं, जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट का एरिया है, लाल चौक से थोड़ी दूर है। और यहाँ पर आज तक कई बार हमले हुए हैं, और एक हमला जो हुआ था उसमें 18 सिविलियन जो है वो घायल हुए थे। वो निशाना भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया गया था, लेकिन ग्रेनेड सड़क पे पड़ा। आज भी ग्रेनेड सड़क पे फट गया और जिसकी वजह से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि घायलों की तादाद बढ़ जाए, क्योंकि बहुत ही लेट बाद में कुछ लोग हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद पता चल पाता है कि कुल मिला के कितने लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल रिफत, और इस हमले के बाद अब सुरक्षा बलों द्वारा किस तरह की मुस्तैदी वहां पर बरती जा रही है? देखिए, वैसे ही हाई अलर्ट पे है पूरे कश्मीर में। अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ, पुलिस या आर्मी हर जगह पे हाई अलर्ट पे है, लेकिन जो ये खास तौर से एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है, मिलिटेंटों के हमले में कहीं से भी आ जाते हैं, ग्रेनेड हाथ में होता है, छुपा के लाते हैं और उसके बाद मिलिटेंट जो है निशाना बनाते हैं सीआरपीएफ, पुलिस या आर्मी को। उनका मनसूबा ही वही रहता है। तो ऐसे में कई बार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे ग्रेनेड फट जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग या तो मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो है सड़क पे फट जाता है, टारगेट मिस हो जाता है, जिसमें
सिविलियन जो है वो घायल हो जाते हैं। और अभी इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंट पहले ही भाग गए थे, क्योंकि वो तैयारी करके आते हैं, उनका स्पेसिफिक टारगेट होता है, मालूम होता है कहाँ पे ग्रेनेड फेंकना है और कहाँ से भागना है। ऐसा ही आज भी देखने को मिला कि ग्रेनेड फेंकने के बाद मिलिटेंट वहां से भाग गए हैं। फिलहाल लेकिन सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पूरे एरिया की। बिल्कुल रिफत, और श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया, जहां पर 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह वहां पर अब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार वहां पर तैनात किए हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अब बात बाढ़ से मचे हाहाकार की। शुरुआत मॉनसून के आफतकाल से देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है और पहाड़ से मैदान तक हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में भी लगातार हो रही भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के पटना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बाइक पानी की तेज धार में बह गई। बिहार के मुंगेर में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोग जिंदगी बचाने के लिए तेज धार से जंग करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में अचानक आए तेज सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में इस वक्त किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पानी पानी हो चुके हैं, क्योंकि आसमान से आफत बरस रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पटना में गंगा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। पटना के गांधी घाट समेत सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में आम लोगों के घाट तक जाने पर रोक लगा दी गई है। वहां पुलिस की तैनाती की गई है और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी घाट पर तैनात हैं और पानी बढ़ने के बाद रेत की बोरी डालकर पानी को सड़कों पर आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए, पूरी कोशिश की जा रही है कि जो पानी है किस तरह वहां पर रेत की बोरियां डाली गई हैं और सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं, पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरह लगातार बिहार में बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे आसपास के क्षेत्रों में कोशिश की जा रही है रेत की बोरी डाल के, ताकि रेत सारा पानी सोख ले और जलस्तर बढ़े ना। इस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पटना में गंगा उफान पर है और यहाँ के ज़्यादातर घाटों पर पानी आ गया है। ऐसे में घाट पर आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है और यह तस्वीर पटना के गांधी घाट का है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घाटों तक पानी पहुँच गया है और जो चबूतरा बनाया गया था जहाँ लोग आम तौर पर यहाँ पर शाम में बैठते थे और गंगा का नज़ारा लेते थे, वो पूरी तरीके से डूब चुका है और लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जब पानी बढ़ रहा है ऐसे में सड़कों पर पानी ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर रेत की बोरी डालकर और पानी को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की गई है। आज जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गंगा खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं और लगातार पानी बढ़ रहा है। ऐसे में जो घाट है वहां पर किनारे पर पहुंचने वाले लोग हैं उनको पुलिस जाने से लोगों को रोक रही है और जल संसाधन विभाग की टीम की तैनाती भी है यहाँ पर। अभी तक पानी का लेवल क्या है और लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है किस तरह का खतरा है? अभी तक तो 49.74 है अभी तक का लेवल, लेकिन अभी के वर्तमान लेवल से कोई खतरा नहीं है। हम लोगों की तैयारी पूरी है और बालू से हम लोग बोरा भर कर रखे हुए हैं कि इसमें अभी डरने की कोई बात नहीं। अब आपको पटना जिले के ही मनेर की तस्वीरें दिखाते हैं। मनेर में जल तांडव से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों से लेकर आंगन तक पानी भर गया है। लगातार बारिश और गंगा नदी के उफान के बाद सड़क पर समंदर आ गया।
और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। मवेशी का चारा लेकर लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। तस्वीरें देखिए, बिहार के मनेर की तस्वीरें हैं, किस तरह घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया है और लोग परेशान हैं क्योंकि घरों के भीतर पानी आ गया है और रहने के लिए वहां जगह नहीं है। तो ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है और जैसे तैसे खुद से इंतजाम कर लोग बाहर निकलने की कोशिश में हैं। बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे आदमी का खाने का ठीक नहीं है और ऊपर से मतलब माल जाल है, सब चीज़ है। यहाँ पे रहने के शरण नहीं है। नाव पर आदमी समय बिता रहा है। हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। इतना एगो के तबीयत भी खराब है तो लोग टांग कर खटिया पर लेकर आया, ले जाकर भर्ती किया। पानी बढ़े तो सब एकदम फुल हो गए, ना बह जाए। यूपी में गंगा और यमुना समेत तमाम नदियां गुस्से में हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहर में सैकड़ों परिवार राहत शिविरों तक पहुंच गए हैं। जो शिविरों तक नहीं गए हैं उनके सामने गृहस्थी बचाने का संकट है। अब आपको बाढ़ से बेहाल उत्तर प्रदेश की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के मिर्जापुर के 50 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। औरैया में तो हालात इतने बुरे हैं कि बाढ़ का पानी मंदिर में घुस गया है। वहीं गोंडा में घाघरा नदी अब तक कई मकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वाराणसी और गाजीपुर से भी लगातार जल प्रलय की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मॉनसून का आफतकाल जारी है। और वाकई ये देखिए तस्वीरें जो ये बताने को काफी है कि मॉनसून का आफतकाल किस तरीके से लगातार जारी है और लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। वहीं हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ से दर्जनों गांव डूब गए हैं और उनमें रह रहे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों घर मिट्टी की कटान के साथ नदी में समा गए। खेती की जमीन को पानी निगल गया है। हालात ये है कि सड़कें तो दरिया बन ही गई हैं, घरों तक में पानी घुस गया है। आसमान से बरस रही बूंदों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। वहीं प्रशासन के राहत शिविरों में भी 3000 से अधिक लोगों को शरण मिली हुई है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह घरों के भीतर गलियां पानी पानी हो चुकी हैं, सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। अंदर आपको कोई भी इंसान रहता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि घरों के भीतर जिस तरह पानी बह चुका है, पहुंच चुका है, उस तरह लोगों को वहां से अब निकलना पड़ रहा है। वो बेघर हो चुके हैं, ना उनके पास रहने की जगह है, ना खाने का इंतजाम हो पा रहा है। और ऐसे में प्रशासन भी उन तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। किस तरह का हाल हो गया है आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। वही हो गया जो जल ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिले में इस समय बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। यमुना और बेतवा दोनों नदी जो है लगातार बाढ़ से दूर चल रही है, लगातार खतरे के निशान से दूर बह रही है। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है, 103 की जगह 107 मीटर पहुंच चुकी है। वहीं बेतवा की बात की जाए तो बेतवा नदी 104 से लेकर के लगातार 106 के ऊपर बनी हुई है। देखिए ये वो रास्ता है जो पूरी तरीके से जिला मुख्यालय का रास्ता है, जो हमीरपुर से लेकर के 12 डेरे मुख्यालय में आते हैं, जो मीरापुर से लेकर के भिलावा और ये जो केसरिया का डेरा है, यहाँ पर बाढ़ से पूरा तरीके से त्राही त्राही है। चारों तरफ से घर जलमग्न हो चुके हैं, घरों में लोगों के पानी घुस चुका है और यहाँ पर आने जाने का साधन एकमात्र जल से ही गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं और कैसे घर अपने पहुँचते हैं। आप लोग बताइए ज़रा। ऐसे ही हल के पानी से हल के घर जाते हैं। आपको घर डूब चुके हैं पूरी तरीके से? डूब चुके हैं तो क्या हुआ, लेकिन घरों का सामान अब ऊपर चढ़ाना है। तो घर का सामान ऊपर चढ़ा के आप लोग रह रहे हैं? नहीं, हम लोग रह रहे हैं कुछ इच्छा में, डिग्री कॉलेज में। अच्छा, प्रशासन ने आप लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये प्रशासन ने इन लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है और चारों तरफ से बाढ़ की त्राही त्राही मची हुई है। ये देखिए पूरी तरीके से डूब चुका है और जो है लगातार जो है यहाँ पर चारों तरफ से नज़ारा देख सकते हैं, घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है। वहीं यूपी के भदोही में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाली है, जिसकी वजह से गंगा के आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। कई इलाकों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी चला गया है। सैकड़ों बीघे फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अब नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर गंगा का जलस्तर आगे बढ़ता रहा तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। और देखिए किस तरह नदियां उफान पर हैं। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए वहां पर परेशानी हो गई है। लोगों के घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया है और उनका सामान बाहर सड़कों पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है।
और यही वजह है कि प्रशासन इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और सुरक्षित या फिर ऊंचे क्षेत्रों में नाव के जरिए या एनडीआरएफ के रेस्क्यू अभियान के जरिए इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश है। अब बात देश के उस सूरमा की जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन किया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में एक और बड़ा कदम उठाया है। नीरज ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में जावलिन थ्रो में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था और ऐसे में एएफआई ने नीरज के सम्मान में देश में हर साल 7 अगस्त को जावलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का ऐलान किया है। एएफआई ने यह ऐलान नीरज को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए गए एक सम्मान समारोह के दौरान किया। इस कार्यक्रम में एएफआई के चेयरमैन ललित भनोट समेत कई दूसरे खिलाड़ी भी मौजूद रहे। ललित भनोट ने नीरज को लेकर आयोजित किए गए सम्मान समारोह में कहा कि फेडरेशन ने देश में जेवलिन थ्रो को बढ़ावा देने के इरादे से हर साल 7 अगस्त को टूर्नामेंट कराने का फैसला किया है, क्योंकि नीरज ने इसी दिन देश को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। यानी कि नीरज चोपड़ा के सम्मान में अब हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, क्योंकि ये यही दिन था जिस दिन टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया और वाकई ये एक ऐतिहासिक दिन था। वहीं जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान नीरज ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, साथ ही उन्होंने अपने अगले लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दी। टोक्यो ओलंपिक में पोडियम पर जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था और उसके बाद राष्ट्रगान गूंज रहा था, यकीन मानिए न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो गौरव का लम्हा था। और उस गौरव के लम्हे को हम सबसे रूबरू कराया भारत के स्टार, भारत के हीरो, भारत के सपूत नीरज चोपड़ा ने, जो इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। नीरज, बहुत बहुत बधाई और न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि अब किसी भी खिलाड़ी का, एथलीट का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो ओलंपिक में गोल्ड जीते। आपने वो कारनामा करके दिखाया। अब ओलंपिक में मेडल आप जीत चुके हैं, इसके बाद आगे क्या मंजिल है आपकी? अब इसके बाद जो अगले साल हमारे कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अब पूरा फोकस उन पे है और बहुत ही जल्दी हम उनके लिए ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद जल्दी दोबारा ओलंपिक भी आ जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है अभी फोकस्ड रहना। 121 साल का इतिहास, एथलीट में पहला मेडल, गोल्ड मेडल, इतना लंबा सफ़र, क्यों आखिर इतना हमें इंतज़ार करना पड़ा? और पेरिस में आप एक मेडल से संतुष्ट होने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो पेरिस के लिए क्या तैयारी हैं और हमें इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ा? मुझे लगता है कि पता नहीं, वो शायद हमारे लिए कहीं हमारे एथलीट्स के लिए इतना दिन नहीं था, या फिर वो अपना 100% उस दिन नहीं दे पाए होंगे। पर हमारे बहुत अच्छे ऐसे एथलीट रहे हैं जो बहुत ही मेडल के क्लोज रह के, वो जैसे 4th पोजीशन आई है, वो बहुत क्लोज थे लेकिन मेडल जीत नहीं पाए। तो पर ये नहीं बोल सकते कि वो अपनी तरफ से तैयारी नहीं करके गए थे, वो बहुत तैयारी में थे। बस उस दिन कहीं ना कहीं उनका दिन नहीं था। लेकिन अभी मैं खेलने गया था तो बस उस दिन के लिए मेहनत की थी और उस दिन मेरी अच्छी फीलिंग थी, बॉडी अच्छी चली, तो हम ऐसा कर पाए। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी या एथलीट जीतता है और वो भी गोल्ड आपने जीता है, तो बहुत बुनियादी सवाल उठते हैं कि अब हम ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा अब तक का रहा है ओलंपिक के इतिहास में। आपको लगता है कि क्या अब यहाँ से कितना बदलाव हमारे सिस्टम में आएगा और हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? क्या बुनियादी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी सुधार की गुंजाइश है कि हम और आगे इस टैली को और आगे बढ़ाएं इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है और आशा करता हूं क्योंकि हाँ, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, हम ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो वही फैसिलिटी और बहुत जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है, डाइट या उनको, वो सारा धीरे धीरे करके उनकी पूरी हो रही है। तो और हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल जो आने वाला जो
फ्यूचर होगा इंडियन स्पोर्ट्स का तो वो अच्छा होगा। ऐसी कोई दो ज़रूरी बदलाव अगर आप सुझाव देना चाहें, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह से हमने देखा लोग सुझाव देते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कहाँ और हम इसे बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? मुझे लगता है कि तो जो बच्चों को ग्राउंड चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, तो ग्राउंड सबसे ज़रूरी हैं। जो छोटे छोटे गांव के आसपास ऐसे कोई ना कोई स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह होने चाहिए और कोई ना कोई ऐसा कोई इंसान वहाँ पे होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, जो बच्चों को एक सही रास्ता दिखा सके। तो ये हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अब पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। हम जब आप जीते थे, हम आपके गांव में मौजूद थे, मतलब वो लम्हा ऐसा था कि आंख से आंसू आ गए कि जिस लम्हे का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे वो हमने देखा। तो जब आप पोडियम फिनिश कर रहे थे तो उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था? बस मुझे लग रहा था कि एक सपना था, जो वो सपना आज पूरा हो रहा है और एक वो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही एक अलग फीलिंग थी। बहुत मज़ा आया था उस टाइम। अच्छा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात भी की उन्होंने और उन्होंने सराहा भी काफ़ी कोशिशों को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो उन्होंने सभी एथलीट से बात की, मेडल जीतने वालों से नहीं, जो मेडल नहीं जीत पाए हॉकी टीम अपनी वुमेन्स की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनसे ही बात की। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा उनका कदम था कि जो हमारे देश के एथलीट खेलने गए हैं उनसे बात करो और उनको मोटिवेट करो। अब इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं हम। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम हैं वो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और आपने भी कहा था कि वो अगर साथ होते तो और अच्छा लगता। वो बॉन्डिंग, क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो भी एक अच्छा एथलीट है, उसने बहुत अच्छी थ्रो की है अभी। और एक स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स से ही सिखाता है कि आपस में मिलजुल के रहो। और ये एक अच्छी बात है कि वो ऐसा बोलता है, और क्योंकि और भी जो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, बहुत बड़े बड़े, अगर वो मेरे बारे में से बोलता है तो मैं थैंक यू करता हूँ। खेल से अलग एक और सवाल, बस आखिरी सवाल मैं इस पूछ के फिनिश करूंगा। ये बताइए कि ओलंपिक में मेडल हो गया, अब सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद, और क्या आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या करने वाले हैं आप आगे? अभी तो सबसे पहले मैं मेडल हो गया है, अभी थोड़े दिन रिलैक्स करूँगा, घर पे जाऊँगा, घर वालों के साथ अच्छे से बैठूँगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी ट्रेनिंग जो अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए शुरू कर देंगे। आपकी भाभी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने पूछा उनसे शादी के बारे में, तो अब वो कह रही थी ओलंपिक के बाद उन्होंने सोचा है। तो क्या इस दिशा में आप कुछ सोच रहे हैं आगे? क्या सॉरी, शादी के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहा जी, अभी तो अपना गेम के लिए फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए नीरज चोपड़ा, जो कि बहुत तफसील से उन्होंने बात रखी, हर पहलू पर, पर्सनल, प्रोफेशनल, तमाम मुद्दों पर बात की। और यकीन मानिए कि नीरज चोपड़ा ने जो कामयाबी हासिल की है वो ज़माने तक याद रहेगी। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के ताज होटल में आयोजित कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा के माता पिता भी शामिल हुए। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। यहाँ से जाने के बाद घर कब जाएंगे और घर पर क्या स्वागत की तैयारियां रखी हैं आपने? तो घर जाने का फिलहाल तो 15-16 तारीख के बाद ही संभव हो पाएगा, तब तक इनके अपने खुद के काम ज़्यादा हैं, तो उसके बाद जाके सेलिब्रेशन मनाएंगे घर पे। खूब सब इंतजार कर रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। भीम जी भी हैं हमारे साथ, जो उनके चाचा हैं। भीम जी, ये तो इंतजार बढ़ता जा रहा है घर पहुंचने का, यहाँ उनके इतने प्रोग्राम लगे हुए हैं, फैन फॉलोइंग्स आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। कब तक घर जाएंगे वो? अभी तो इसके नीरज के शेड्यूल को देखते हुए, जैसे इसका सारे सरकारी कार्यक्रम हैं, कहीं आर्मी के हैं, फेडरेशन के हैं, शाही के हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये सब कुछ जब निपट जाएगा ना, बिल्कुल जब फ्री हो जाएगा तब घर लेके जाएंगे, चाहे 2 दिन हमारे ज्यादा लगे। ठीक है, तो किस तरह से आप भी मौजूद थे, किस मेडल आपने पकड़ा, क्या मन में आ रहा था उस वक्त? शुक्रिया। देखिए शब्द नहीं है भीम जी के पास, और वो माँ हमारे साथ है जिसने इस लाल को जन्म दिया, सरोज जी हैं। सरोज जी, ये कई बार ऐसा होता है कि शब्द नहीं रहते हैं, कितना बड़ा मौका है आपके लिए। आपका बेटा गोल्ड मेडल लेकर आपके साथ मौजूद थे अभी, और हमने देखा कि जब वो टोक्यो में थे
तब आपने बोला था कि उनको चूरमा खिलाएंगे, अब वो आपके सामने आए तो क्या मन में क्या आया, दिल में क्या चल रहा था? देखो जी, खुशी तो थी लेकिन मेडल आने के बाद और खुशी हुई, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। जो देश और भारत सारा बात देख रहा था, लेकिन उसकी तमन्ना पूरी कर। आप बहुत भावुक हो रहे हैं, आपकी आंखें भर आ रही हैं। बस बोल नहीं पाएंगे जी। अच्छा, देखिए ये कहने की शब्द नहीं हो, निश्चित तौर पर ऐसे में शब्द नहीं होते हैं। तो जब घर जाएंगी तो क्या किस तरह से स्वागत की तैयारी रहेंगी उनकी? बस देखो जियो तो जाएंगे, जब भी बात तो 15-16 दिन पड़े, 5-7 दिन पड़े हैं जी, घर आ जाकर पता लगेगा। कितना इंतजार हो रहा है गाँव में? हम तो 2 दिन आपके साथ वहाँ पर रहे थे और अब सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बस खुशियाँ इतनी हो रही है जी, कुछ कह ही नहीं पा रहे। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में भले ही मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें मेडल नहीं जीत पाने का दुख है, साथ ही उन्होंने आगे अच्छे प्रदर्शन का भरोसा दिया। सेमीफाइनल मैच से पहले आपने क्या बोला था अपनी टीम मेंबर्स को? मैंने जस्ट यही बोला टीम को कि देखो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑलरेडी अचीवमेंट है कि हम सेमी खेल रहे हैं ओलंपिक गेम्स का, एंड हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो पाने के लिए है। अगर हम जीतेंगे तो हम फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स का फाइनल खेलेंगे, बट उसके बारे में नहीं सोचना अभी, फाइनल के बारे में जस्ट 60 मिनट है उसके बारे में सोचना है कि हमारी जॉब क्या है फील्ड पे, एवरी सिंगल प्लेयर की, जस्ट उसके ऊपर फोकस करना है एंड 100% एनर्जी डालनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है। एंड आई एम हैप्पी कि सब ने अपना बेस्ट दिया, बट आई थिंक इट वाज नॉट आवर डे एंड या that day may not have been yours, but just look at your achievement. It's phenomenal. I mean, we can't stop thinking about these incredible girls, and we are talking about it because आपकी larger than life back stories है, आपके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। नेहा, एक इमेज जो आपका है, जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था, जब आप फील्ड में रो पड़ी मैच ख़त्म होने के बाद, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सोच रही थी आप? मैच खेलने से पहले मैंने बस यही सोचा था कि मुझे जो हमारे सीनियर्स हैं आज उनके लिए खेलना है, क्योंकि शायद उनका ये लास्ट ओलंपिक हो सकता है। मेरे को ऐसा लगा कि आज मुझे उनके लिए आज खेलना है। तो जब मैच 10 सेकंड रहते थे ना बॉल कोने पे थी, तो उस टाइम टूट चुकी थी, बिल्कुल बैठ के ही रोने लगी थी कि काश हम थोड़ा और जोर लगाते, अपने अंदर से आ रहा था। तो बहुत हर्ट हुआ मेरे को उस टाइम पे और बहुत रोई। Just help us understand, from Rio to Tokyo, what was the difference in response that you got from other countries? किस तरह से उन लोगों ने आपको देखा? भारतीय महिला हॉकी टीम को किस तरह से बाकी देश देख रहे थे? बहुत मैं कहना चाहूँगी बहुत फ़र्क पड़ चुका है उस टाइम से और अब के टाइम पे, कि जैसे अभी हमने ब्रॉन्ज मेडल के लिए जीबी से मैच खेला, तो पहले वो इंडिया टीम को कुछ समझते भी नहीं थे, कोई भी हाई लेवल की टीम हो, या हमारा लगा लो क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा, तो वो वर्ल्ड चैम्पियन है, तो हमने उनको बीट किया। तो दैट वाज द ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर अ टीम एंड फॉर अदर कंट्रीज़, की वो उनके दिमाग में वो मैसेज गया कि इंडिया टीम जो है वो किसी बहुत अच्छे लेवल पे आ चुकी है, तो वो किसी को भी बीट कर सकती है। मे बी तब उनके दिमाग में गया हो कि बहुत अच्छी टीम है, तो हमें उनको तब वो हमें सीरियस लेने लगे हों। जीबी ने भी हमें ऐसा, किसी टीम ने भी इस बार ऐसा लाइट नहीं लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई और कहा कि टीम के सभी सदस्यों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। अपने देश की पहचान और इस पहचान को नाम दिलाया है इस बार 41 साल के बाद जब मेडल हमारे देश में आया। श्रीजेश हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच मैडम। ये बताइए किस तरीके की फीलिंग थी जब वो 6 मिनट आपके लिए जब काफ़ी भारी हो रहे थे, क्या चल रहा था कि क्या कर रहे हैं, टेंशन थी, किस तरीके का माहौल था? मैडम 6 सेकंड ने मेरे को 60 मिनट भी बहुत टेंशन की थी, क्योंकि जब आपको पता है कि हमेशा जब लॉसेस फाइनल होता है कि आपको उसमें सिर्फ जीतना ही है, हारेगा तो आपके पास एक भी मेडल नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमारे सामने सिर्फ इतना ही था कि कुछ भी हो जाए जीतना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुखिया हैं और जो आपको हमेशा मोटिवेट कर रहे थे,
भी मैच के बाद भी, तो वो कितना असर रहा आप लोगों के मैच में? देख, हम लोग को बहुत अच्छा लगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने हम लोग सेमीफाइनल हारने के बाद हम लोग को फ़ोन किया, हम लोग से बात किया, हम लोग को मोटिवेट किया, बोला कि पूरा देश आप लोगों के साथ है, आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, अगले मैच के लिए कोशिश करें, जीतने के लिए कोशिश करें। और डेफिनेटली जो हमारा लूजर्स वन जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था, मुझे पता चल गया था कि मीडिया थ्रू कि प्रधानमंत्री जी ने अपना जो डेली रूटीन को भी चेंज करके सर ने बैठ के हमारा मैच देखा, तो एक सबसे गर्व की बात है और मेरे हिसाब से एक ग्रेट हॉनर है हमारे लिए। सुजेश, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और जब हमारा राष्ट्रगान बजता है तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है, उसको देख के, उसको सुन के ऐसा लगता है कि बस ये जो मेडल है इसको लेके आना है। किस तरीके से फील होता था? देख, वो एक फीलिंग सिर्फ एक प्लेयर को ही समझ में आता है, क्योंकि जब आपने इतना मेहनत करते हो, अब पूरा आपको पता है, हम लोग 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, और सिर्फ आप ही एक बंदे हो, नहीं तो आप एक टीम के हिस्से हो जो 16 लोग इंडियन हॉकी टीम के लिए ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हो। आप वो ग्राउंड में खड़ा है और आपका नेशनल एंथम चल रहा है, तो मेरे हिसाब से जितना हार्डवर्क आप काम करते हो, जितना आप सैक्रिफाई करते हो, उसका एक फल है वो जगह पे खड़ा रहना और वो नेशनल एंथम सुनना। टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतकर भारत लौटे रवि दहिया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि गोल्ड नहीं आने का उन्हें काफी दुख था, लेकिन देश में जिस तरह से स्वागत हुआ इससे वो काफी खुश हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि पेरिस ओलंपिक्स में भारत दोगुने मेडल जीतेगा। रजत पदक विजेता रवि दहिया इस वक्त हमारे साथ है। रवि जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? लग रहा है भैया, बहुत खुशी का मौका है और बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी नजर आप पे है और अब आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या उम्मीद है? देखो जी, अभी जितनी उम्मीद कर रहे हैं हम उससे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। क्या मन में चल रहा था जब आप उतरे थे और रजत पदक हासिल किया? मन में क्या चल रहा था? और गोल्ड वाला जो मुकाबला था उसमें क्या चल रहा था? देखो, अच्छा था, हम ये पहले ही सोच के गए थे कि हमें देश के लिए मेडल जीतना है, और गोल्ड का मुकाबला हम लूज हो गए, उसके लिए मतलब थोड़ा दुख था, पर अभी वो काफी खुश है हम। उसके बाद हम बिल्कुल एक अंतिम सवाल करूंगा। रजत, इस बार तो आप लोगों ने रिकॉर्ड टैली लाई है टोक्यो ओलंपिक में, मकसद क्या है कि आगे पेरिस की बात करें, लॉस एंजलिस की बात करें, क्या करना चाहिए कि हम लोग ज्यादा मेडल टैली जीतें? जी, हम अभी हमारा सिस्टम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी इतना अच्छा चीयर फॉर इंडिया चला रहे हैं, तो उससे काफी अच्छा लग रहा है और हमारा देश आगे जाएगा। 2024 में हम इससे 2 गुने, कम से कम 3 गुने मेडल जीतेंगे और इससे इस तरीके से हम बहुत आगे जाएंगे और आगे एक दिन हम सबसे 1 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, तो रवि दहिया के हौसले बुलंद है रजत पदक जीतने के बाद और कह रहे हैं कि आगे और आगे जाएंगे, भारत अंक और पदक तालिका में ऊपर जाएगा। कैमरा पर्सन उमेश शर्मा के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों से कहा कि वो अपने अपने इलाकों में खिलाड़ियों को बढ़ावा दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी सांसदों को अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। Not only we congratulated and आगे भी इसमें जो ट्रेनिंग, इसके लिए प्रेरणा देने का काम है वो हम सतत करेंगे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक कॉल दिया है एमपीज़ को, जो एक कल्पना है या मिसकंसेप्शन है रादर, कि स्पोर्ट्स मीन्स जो स्कूल में अच्छे पढ़ाई नहीं करते, कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं करते, ऐसे नहीं है। इसमें ये भी एक बहुत बड़ा प्रतिभा है। वो प्रतिभा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, टू रिकॉग्नाइज द टैलेंट, हर एमपी अपने अपने क्षेत्र में इन्वॉल्व होना चाहिए। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्ट करना चाहिए और ये कंडक्ट करते करते हमको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगा और उसके साथ हमारा व्यवहार भी बदलेगा। जो ओलंपिक्स में अभी यश मिलना शुरू हो गया है आगे बढ़ाने के लिए, कभी कभी ग्रामीण प्रदेश से जो आता है उनको उनका ये प्रतिभा है ये भी रिकॉग्निशन नहीं होता है। एमपी उसमें खुद इन्वॉल्व होना चाहिए।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। वहीं कैप्टन अभी दिल्ली में है और शाम 5 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं और कैप्टन इससे पहले सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभी कैप्टन दिल्ली में है और शाम 5 बजे के आसपास वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। उसके बाद उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। फिलहाल वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और शाम 5 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात निर्धारित है। अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरुण, ये मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, दोनों मुलाकातों के अलग अलग मायने हैं और अलग अलग एजेंडा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए हैं और दिल्ली आने के बाद जो सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है, उसमें जो कैबिनेट का एक्सपेंशन है, कैबिनेट में फेरबदल करना है, उसको लेकर के जिन नए लोगों को शामिल करना है, जिनकी छुट्टी होनी है, इन सब बातों पर विचार विमर्श होगा। और एक लिस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने साथ लाए हैं जिनमें संभावित मंत्रियों के नाम है, वो सोनिया गांधी से उस पर चर्चा होगी। क्योंकि राहुल गांधी अभी दिल्ली में है नहीं, वो श्रीनगर के दौरे पर हैं और संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी श्रीनगर में उनके साथ दौरे पर गए हैं। दोनों जब वापस दिल्ली आ जाएंगे तो इस लिस्ट को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल के बीच चर्चा होगी और उसके बाद यहाँ से जो नाम फाइनल होंगे वो नाम मंत्रिमंडल फेरबदल में शामिल किए जाएंगे। पहला एजेंडा तो ये है। दूसरी बात, जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है, उसका एजेंडा अलग है। क्योंकि पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और वहां पर अक्सर आपने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन से लेकर के और ड्रग्स के इधर उधर, यानी काला बाजारी पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स हिंदुस्तान की तरफ भेजे जाने के कई मामले सामने आए थे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर बॉर्डर पर तमाम जिस तरह की सिक्योरिटी की, पूरे देश में जिस तरह हमारे बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी की जो समीक्षा होती है, स्थानीय चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो सीमा पर जो हालात हैं और ड्रग्स की जो तस्करी होती है, इन दो मामलों पर भी गृह मंत्री चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और आज आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और शाम 5 बजे के आसपास वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे।